22 साल के बाद कांग्रेस को नया सदर मिलने जा रहा है। कांग्रेस सदरियाती इंतखाबात के लिए कांग्रेस में तैयारियां जोरों पर हैं। 9000 डेलीगेट अब नए सदर की इंतखाब करेंगे। 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसके बाद नतीजे दिल्ली में अनाउंस होंगे। 22 साल बाद हो रहे कांग्रेस सदर चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हर सूबे के पीसीसी दफ्तर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। बैलेट पेपर के जरिए ये एक सीक्रेट चुनाव होगा। सिंबल के बजाय बैलेट पेपर में 2 नाम खड़गे और शशि थरूर के होंगे। इसके बाद 19 अक्टूबर को काउंटिंग दिल्ली में होगी। पहले खड़गे और थरूर के अलग अलग मिले वोटों के बंडल बनाए जाएंगे। किस सूबे से किसको कितने वोट मिले, इसका आंकड़ा सामने नहीं आ पाएगा। टोटल AICC PCC 9000 डेलीगेट इस बार वोटिंग करेंगे। खड़गे की जीत तय मानी जा रही है। पिछली दफा साल 2000 में चुनाव हुए थे, तब सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़े थे जितेंद्र प्रसाद, जिन्हें 7542 वोट में से सिर्फ 94 वोट मिले थे। इससे पहले 1997 में हुए चुनाव में सीताराम केसरी के सामने शरद पवार और राजेश पायलट चुनाव लड़े थे। केसरी को 7463 में से 6227 वोट मिले थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 38वां दिन रहा। 1000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी तय कर चुके हैं। कांग्रेस को साउथ इंडिया से भरपूर सहयोग मिल रहा है। कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी तादाद में कांग्रेस के सीनियर लीडर और तमाम कारकुनान के साथ आम आवाम भी शामिल हो रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 38वां दिन रहा। राहुल गांधी के लीडरशिप में हो रही इस यात्रा ने 1000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। कर्नाटक में चल रही इस यात्रा में कांग्रेस सदर पद पर चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज इसमें शामिल हुए। हालकुंडी मठ से शुरू हुई ये यात्रा अब बेल्लारी की तरफ बढ़ी। 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक 3 सूबों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को कवर कर चुकी है। कर्नाटक कांग्रेस के मुताबिक यात्रा के दौरान राहुल गांधी 20 मिनट की कसरत करते हैं, हल्का नाश्ता लेते हैं और हर दिन 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि उनका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता है और रात 11 बजे जाकर खत्म होता है। कांग्रेस के लिहाज से अब तक ये यात्रा कामयाब मानी जा रही है। वहीं बिहार में जेडीयू के सदर लल्लन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर आरक्षण की मुखालफत करने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने अपने इस भाषण में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो वहां से गाइड करता है आरएसएस, तो ये उनके जो गाइड करने वाले जो कंट्रोल टावर हैं, वहां से ये खबर चला कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार की जरूरत है। पूरे देश में कहीं है क्या अति पिछड़ा वर्ग? नहीं है, बिहार में। और ये किसकी देन है? किसने दिया? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने। पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को चिन्हित किया और राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण दिया। तब से अति पिछड़ा वर्ग का। और 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, तब उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को आगे बढ़ाया और उस सपने को सरजमीन पर, धरातल पर उन्होंने उतारा। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 78 में आरक्षण दिया। 79 में क्या हुआ? उनका हासिल क्या किया? 1979 में उनका क्या हासिल हुआ? इस भारतीय जनता पार्टी को, उस समय का जनसंघ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय जनसंघ था, और जनसंघ के लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर से समर्थन वापस लेके उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा देने का था। इसलिए कि उन्होंने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। तो ये इनका चरित्र, कहीं से भी इनको आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, तो हम उस समय प्रदेश अध्यक्ष जी थे, जहां आज उमेश कुशवाहा जी हैं, वहां हम थे। गोंडा से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बाढ़ पीड़ित इलाके में दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान बद इंतजामी को देखने के बाद ब्रजभूषण सिंह का जो बयान सामने आया वो हैरान करने वाला था। इस बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जिला प्रशासन के बारे में मत ही पूछिए तो अच्छा है।
देखिए, पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है, और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ़ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतज़ाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज़्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतज़ार कर रहे हैं। सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले समाजवादी पार्टी से साबिक एमएलए जमीरुल्लाह खान ने योगी आदित्यनाथ को सर सैयद डे के मौके पर दावतनामा दिया। उन्होंने कहा है कि अगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद डे के मौके पर शरीक होंगे तो एक बेहतर मैसेज जाएगा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जब आते हैं तो सौगात लेकर आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री आएंगे और अलीगढ़ को बहुत सी सौगात देंगे। और उनका एक रात का स्टे इस बात का गवाही देता है कि उनकी नज़र अलीगढ़ पर बहुत ज़्यादा है। मगर मैं एक उम्मीद करता हूँ और मैं उनको इनवाइट करता हूँ इस बात के लिए कि एक दिन और रुके। वो 17 तारीख को सर सैयद डे है। मैं चाहूँगा कि कि वो सर सैयद डे में भी शरीक हों। मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि सर सैयद डे में भी वो शरीक हों, तो एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा। और हम लोग सर सैयद अहमद खान की मिशन को वो आगे बढ़ाएं और सर सैयद डे के मौके पर आकर सर सैयद अहमद खान को भी खजाने, मतलब जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उनको याद करें, ताकि लोग उन सर सैयद अहमद खान के बताए हुए रास्ते पर चलकर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी ये समझे कि हमें अपने मुल्क के लिए जीना है, हमें अपने मुल्क के लोगों के लिए जीना है। अगर ज़िंदगी दी ऊपर वाले ने तो हमें भारत के लिए काम करना है। हिंदुस्तान ने अपने मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का 91वां यौम पैदाइश मनाया। सदर जमहूरिया के तौर पर उनके काम को याद किया। भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम को हर कोई आज याद कर रहा है। हिंदुस्तान के 11वें सदर जमहूरिया मिसाइल मैन भारत रत्न अबुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम की आज 91वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में जश्न मनाया गया। उनकी पैदाइश तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुई। उनके वालिद का नाम ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। उनकी वालदा का नाम आशिमा ज़ैनुल आबदीन था। कलाम के वालिद उन्हें कलेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त किसी को कहाँ पता था कि तारीख में कलाम का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। कलाम अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन से बहुत मुतासिर थे। शमसुद्दीन उस वक्त स्टेशन पर अखबार उतारने का काम करते थे। वर्ल्ड वार 2 के वक्त में भारत को अलाइड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए कहा गया। मुल्क में इमरजेंसी जैसे हालात बने थे। रामेश्वरम और धनुषकोडी स्टेशन पर ट्रेनें रुकनी बंद हो गई थी। जहां पहले अखबार ट्रेन से उतर जाते थे, अब फेंके जाने लगे। शमसुद्दीन को उस वक्त एक साथी की ज़रूरत थी। तब कलाम ने ट्रेन से अखबार के बंडल फेंकने का काम करना शुरू किया। इसके लिए उन्हें मेहनताना मिलता था। भारत सरकार ने 1981 में अबुल कलाम को पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण, साथ ही साथ 1997 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न पाने वाले वो मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया हैं और उनके पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन को भारत रत्न दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम को 1992 से 1999 में रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1996 में पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया। अबुल कलाम को 2002 में भारत का 11वां सदर जमहूरिया चुना गया।